नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं अरुण कृष्ण। आज हमारे साथ पूर्व एमएलए चरणजीत सिंह जी हैं, जो कि डीडीसी का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जिनका चुनाव निशान है टॉर्च। कितने लोगों के काम संवारे हैं, बात करते हैं उनसे, जानने की कोशिश करते हैं कि डीडीसी इलेक्शन में ये उतरे हैं, इनका क्या मैनिफेस्टो है इस इलेक्शन को लेके। जी चरणजीत जी, पहले तो अलर्ट इंडिया न्यूज़ में आपका वेलकम है। धन्यवाद आपका। आप हमें ये बताइए कि डीडीसी इलेक्शन में आप उतरे हैं, क्या मैनिफेस्टो है आपका? मेरा जो फंडामेंटल मैनिफेस्टो यही रहता है, फाइट अगेंस्ट करप्शन, क्योंकि यही एक बीमारी है जो पूरी डेवलपमेंट को रोक रही है, जो उसमें रुकावट डाल रही है। तो जब तक हम करप्शन को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी डेवलपमेंट की कंसेप्ट जो है जिसको हम सोचते हैं वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मेरा ये मेन जो है समझ लूँगा, ये मेन मोटिव जो है वो यही है, करप्शन करना। आप जैसे जानते हैं किसी रोड पर अगर 4 करोड़ रुपया खर्च होता है तो लोगों के गवर्नमेंट का खुद ही अपना स्टैटिस्टिक्स है, बोलते रहते हैं कि वहाँ 30 करप्शन की बात की आपने। आप मुझे ये बताइए, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, करप्शन बढ़ी है या कम हुई है? सबसे पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। मैं दावे से कह सकता हूं कि इनके आने के बाद करप्शन जो है बढ़ी है। अभी मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कह रहा था कि लोगों के जो गन लाइसेंस मैंने दिए थे वो रिन्यू नहीं हो रहे हैं। इससे बड़ी करप्शन क्या है? एक डीसी ने आके ऑर्डर इम्प्लीमेंट किया कि भाई गिरदौरियाँ काट दो, वो रोशनी वाली 2003-4 की जो नजायज, जो उससे पहले इन्होंने 56 के जो लोग थे उनकी गिरदौरियाँ काट दी, जो 71 से उनकी भी गिरदौरियाँ काट दी। कोई पूछने वाला नहीं है डीसी को कि भाई आपने ये गलत काम क्यों किया। जो अमीर लोग थे जो मेरे पास आए, मैंने उनको कहा भाई आप अपील दायर कीजिए, तो लोगों को लिटिगेशन में डाल दिया। वो तो एक जनरल ऑर्डर होना चाहिए था, इन्होंने चेक करना चाहिए था कि लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया जा रहा है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि करप्शन बड़ी। लाइसेंस किसी का रिन्यू नहीं कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहे हैं? किसी ने पूछा क्या? हमारे जो पीएम ऑफिस में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, कभी उन्होंने रिव्यू किया कि लोगों की शिकायतें आ रही हैं, डीसी साहब को बुला के पूछते हैं कि भाई किस नाम से किसी को लाइसेंस दिया है, तो किस ऑप्शन में दिया है, तो क्यों नहीं? आज वीडियो बुला के अभी मैं बात कर रहा था कि लाखों करोड़ों रुपए की जो है वो उनकी पेमेंट रुकी हुई है। किस बात के लिए रुकी हुई? अगर किसी ने गलत किया है तो क्या इन्होंने एक्शन लिया? क्यों नहीं उसे अफसर को वहाँ से नौकरी से निकाल दिया गया? अब ये कहते हैं हमने कानून बनाया है 22 और कितने साल का कि जब इतनी सर्विस हुई हमें निकाल देंगे। ये निकालते किसको निकाला इन्होंने? क्या निकालने से पहले इन्होंने उनके खिलाफ चार्जेस बनाए? अगर करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है, मैं कहता हूँ 10 रुपये का नुकसान हो जाए तो उसको पूछना चाहिए। मैंने अभी बात की वजूद चेक डैम की, कितने करोड़ रुपया खर्च हुए हैं? क्या आपने एमएलए का मैंडेट राजीव जी सोटिया को नहीं दिया था? वो कहाँ बोले? मैं आज भी कहता हूँ कि मैं जिस वक्त मैंने एमएलए एडमिट किया वहाँ इंक्वायरी चल रही थी, वो आके इन्होंने बंद करवा दी। अगर मैं बोलता इन्होंने कहना देखो जी इनको अब मैंडेट नहीं है, ये घर में इनको लोगों ने मैंडेट नहीं दिया, तो ये इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो ये करप्शन नहीं तो और क्या है? आप वो कितनी ज़मीन जो थी वो इरीगेट होती, वहाँ बड़े बड़े लोग नारे लगा रहे हैं हम किसानों के बड़े वफादार हैं, उनकी हमदर्दी रखते हैं, और ये बोलते नहीं। मैंने बोलता नहीं, मैं करता हूँ। तो आज भी मैं बोलता हूँ कि अगर मुझे आज ये 10 लोग भी ये नगरी के लिख कर दे दें कि जनाब हमारा यू चेक डैम नहीं, ये जो है इसका फ़ायदा नहीं हो रहा, तो मैं आज भी इनको बोलता हूँ कि वो काम होगा और उनकी खिलाफ इंक्वायरी होगी जिन लोगों ने इतना करोड़ों रुपया वेस्ट किया है। तो करप्शन को रोकने के लिए खुद आपको ऑनेस्ट बनना है, नहीं तो आपकी फाइलें खोलते हैं ना। खुली फाइलें आपने देखी, वो इसलिए खोली कि उनमें कमजोरियां थी। आज ये जो लोग कह रहे हैं इलेक्शन में आ रहे हैं, इनका करैक्टर देख लीजिए। क्या ये कहते हैं कि डीसी साहब या एडिशनल डीसी इनके वो सेक्रेटरी होंगे तो वो इनके कंट्रोल में आएंगे? कंट्रोल तभी इंसान कर सकता है जब खुद उसमें दम हो। मैं 6 साल एमएलए रहा, मुझे बताइए मैं कितनी दफ़ा डीसी ऑफिस में गया, किसी ने देखा? लेकिन वो भी हमारे काउंटर पार्ट थे, रोज़ वहाँ चक्कर लगाते थे। मैं दिल में सोचता था कि देखो ये डेमोक्रेसी है या क्या है? जिस आदमी को 1.5 लाख लोगों ने इलेक्ट करके भेजा हुआ है वो डीसी दफ्तर में चक्कर लगा रहा है जैसे वो क्लर्क हो, वहाँ कोई चपरासी लगा हो। क्या उसके फ़ोन में इतनी ताकत नहीं है?
और मैं ये आपको एक्सपीरियंस से बताता हूँ। एक दफ़ा हाउस में एक बात बोली गई थी महबूब मुफ्ती जी ने कि ना हमारे एस्टीमेट नहीं बनते हैं। तो मैं हैरान रह गया और जब मैंने ऑफिस मिट किया एज MLA, मैं दावे से कहता हूँ 1.5 करोड़ रुपए के एस्टीमेट मेरे घर में पड़े हुए थे। वो मैंने सोचा था कि अगर MLA जीत जाता हूँ एक ही स्ट्रोक ऑफ पेन से 1.5 करोड़ रुपया रिलीज हो जाएगा। तो ये कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। मैं जिस कुर्सी पर बैठता था आज वहाँ जो मैंने रिकॉर्ड कायम किए हैं, कोई भी पब्लिशर मैडम दावा कर दे कि आज मैंने उसको बीट किया है, कोई नहीं कह सकता। वो काम करने की मैंने जहाँ तो मेरा डिस्ट्रिक्ट था, आप जम्मू में जाके पूछ लिए, RT ऑफिस में तहसीलदार रहा, मुझे क्यों जम्मू में ही रखते थे। वो ये डिमांड रहती थी कि इसको यहाँ रखो। आप लोगों ने भी हड़ताल की। तो इसलिए बात यह है कि करप्शन को रोकने के लिए सिर्फ लेक्चर देने से नहीं, मैंने कभी लेक्चर नहीं दिया करप्शन को रोक दो। मैंने प्रैक्टिकली किया कि करप्शन को कैसे रोकना है। इनके ज़माने में इतनी करप्शन बढ़ी है, लोगों को इतना इन्होंने तंग किया। मैंने यही आपको बता दिया जो ओवरहेड टैंक की बात, वो भाई जिसमें पैसे भी नहीं लगने हैं। जब मेरे ज़माने की स्कीम थी आप लोगों को पानी नहीं पिला सके। वो कल परसों की अभी भी आप देख लीजिए, वहाँ उसकी फ़ोटो लगाइए इनकी कारकर्दगी की बात कि ये कितने एफिशिएंट है। ज़मीन अक्वायर नहीं कर सकते, भाई नहीं आती थी, मेरे पास आना था, मैं आपको बताता। आज ही मैं बोलता हूँ कि अगर 10 लोग मुझे खड़े होकर ये बताते हैं मैं DDC का मेंबर बनूँ या नहीं बनूँ, लेकिन मैं आज भी दावे से कहता हूँ कि उसका स्टे वेकेट करवा सकता हूँ और ओवरहेड टैंक जो है वो बन सकता है। चरणजीत सिंह जी, DDC के इलेक्शन बड़े ज़ोरों शोरों पे हैं। सभी नुमाइंदे जो हैं अपने अपने एजेंडे लेके जो है लोगों में जा रहे हैं, पर लोगों में कहीं हमने बहुत रोष भी देखा है। लोग ये कहते हैं कि वोट मांगने के लिए आ जाते हैं पर हमारा बाद में कुछ नहीं होता है, हमको सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है और हमको तालियां और नारे बजाने के लिए जो है रखा गया है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे साथ काफ़ी टीम भी जाती है। आज तक मेरी पूरी कंस्टिट्यूंसी में मैंने चक्कर लगाया, जो मुझे याद भी नहीं है। लोग खुद ही बोलते हैं जनाब ये काम आपने किया है, हमने आपको जरूर वोट नहीं। मैं सारी गेट की बात करता हूँ, मैं रोड पर ही चल रहा था साथियों के साथ, एक बुजुर्ग आए तो मैंने उनको जैसे कहते हैं कि हमारा ख्याल रखना, तो वो क्या बोलते हैं जनाब आपका ख्याल नहीं रखेंगे और हम किसका रखेंगे। अब मैंने उनको पूछना मुनासिब नहीं समझा कि आप कहाँ के हैं, कौन हैं। तो मैं आगे चला गया थोड़ा सा और जाए, तो मैंने राजा राम जी थे, ये मेरे साथ चल रहे थे। मैंने कहा यार इस आदमी ने बड़े प्यार के साथ ये बोला है कि हम आपको नहीं देंगे, तो इसका मतलब इसने वोट पक्के देने हैं। लेकिन मैं इसको पूछ नहीं सका कि आपका घर कहाँ है, आप कहाँ रहते हैं। ये मुझे कहते ये मैं नाल है एक सहार के ऊपर, तो ये वहाँ रहने वाला। मैंने कहा ये क्यों, कहता ये इनके 47 से पहले कहीं बिजली ही नहीं थी, तो ये आपके पास आए तो ये कहते हैं जनाब हमारे उधर बिजली नहीं है। इन्होंने पूछा कितनी दूर है खंबा, कहता है जनाब खंबा क्या है ही नहीं बिजली, तो खंबा क्या। तो मैंने उस वक्त कहा कि अगर मेरा एक नया पैसा भी खर्च होगा तो पहले इनको बिजली मिलेगी, उसके बाद कहते हैं वहाँ उनको बिजली दी हुई है। तो ये चाहिए करने के लिए अपना रेपो चाहिए। आज ही मैं MLA नहीं ना, आज ही मैं कहीं सेक्रेटरीट में जाऊँगा तो मुझे रिकग्निशन है। ये जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट जा रहे हैं शायद इनको DC साहब भी शायद एंटरटेन करने के लिए 10 दफ़ा सोचेंगे। और मैं DC साहब को अगर एक दफ़ा फ़ोन करूँगा, मैं पहले स्टडी करता है। लोग कहते हैं ना ये बड़ी बातें पूछते हैं, मैं इसलिए पूछता हूँ कि भाई इसमें दम है या नहीं है। एक दफ़ा मैं फ़ोन करता हूँ, नहीं कोई एक्शन करता, तो फिर मुझे पता है कि भाई DC के ऊपर भी एक समुद्र बैठा हुआ है, दुनिया बैठी हुई है। ये है ना जो आपको बरवाल की बात बता रहा था, इन्होंने DC ने जो हाई कोर्ट से ऑर्डर आया, कहा ये स्टे ऑर्डर है। ये बेचारे परेशान हो गए, बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने ये उससे पैसे, ये मुझे कहते हैं जनाब तबाही होगी। मैंने कहा क्या है, मैंने कहा यार DC के ऊपर भी तो दुनिया है। ये कहते हैं, मैंने कहा आपके लिए बहुत बड़ा अफसर है DC। मैंने कहा DC जब डिस्ट्रिक्ट के बाहर निकलता है ना, तो वो कई DC जो हैं जम्मू में बैठे हुए हैं, एक ही बात। मैंने उसके ऊपर कितने कमिश्नर बैठे हुए हैं शायद आपको पता नहीं। फिर कमिश्नर के ऊपर फाइनेंशियल कमिश्नर बैठे हुए हैं, फिर उनके ऊपर चीफ सेक्रेटरी बैठा हुआ, चीफ सेक्रेटरी पता नहीं कितने रिटायर होके भी उधर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर एडवाइज़र और दूसरे। मैंने कहा सब इनका बाप जो है वो हाई कोर्ट बैठी हुई है। हाई कोर्ट के ऊपर एक जज है, एक जज के ऊपर 2 जज हैं, 2 के ऊपर 3 जज हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में 2 ही जज बैठते हैं। तो मैंने कहा ये तो समुद्र है, ये कौन सी बड़ी बात है।
कहते ये हल हो जाएगा मसला। मैंने कहा हो जाएगा। मैंने कहा मैं एक एप्लीकेशन आपको लिख के देता हूँ, आपने साइन करने हैं। इन्होंने दे दिया साइन करके। मैं गया लॉ मिनिस्टर के पास, वो भी कहानियाँ अपनी सुनाने लगे, हक साहब थे। मैंने कहा आप किसको कहानियाँ सुना रहे हैं, डीसी के थ्रू क्यों नहीं आए? मैंने कहा डीसी के थ्रू क्यों आऊँगा? मैंने कहा आप में सरकार में इतना दम है कि आप डीसी को पूछो। मैंने कहा मैंने एज इंडिपेंडेंट डीसी को पूछा है, उसको बताया एमएलए क्या होता है। आपने उसको गाड़ियाँ दी, कारें दी, बंगले दिए, ये नहीं देखा कितना खर्च करा। पेट्रोल पर कोई कंट्रोल नहीं है, टेलीफोन पर कोई कंट्रोल नहीं है, वो क्यों आपकी बात मानेगा? किसी आपने पूछा कि भाई इसके दफ्तर में कितनी फाइलें पेंडिंग है, मैं उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो नहीं इसको पीएससी को बढ़ने देता, तो आप जाके कहते हैं वो लिखे, उसने क्यों लिखना है? वहाँ वो तो कहता है स्टेट। मैंने कहा आप बड़ी लंबी बातें करें। मैं ना सुप्रीम कोर्ट उठता है, जज सुबह अखबार में आता है, वो उसका नोटिस लेके कहता है PIL है, तो आप कौन से वो हैं? मैं चला रहा हूँ, लोगों का नुमाइंदा हूँ, लोगों ने लिख कर दिया है पे स्टे ऑर्डर, आप क्यों नहीं इंटरप्रिटेशन देते? उसने साइन की है। दूसरे दिन मैंने लॉ मिनिस्ट्री से वो ऑर्डर आ गया डीसी को कि भाई इसमें कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, वहाँ काम चल रहा है, बिल्डिंग अब तैयार भी हो गई है, डबल स्टोरी बिल्डिंग। तो कहते हैं नॉलेज है पावर, एक्सपीरियंस, योर इंटेंशन। ये नहीं है मैं चोर हूँ, किसी को नहीं पूछ सकता। आपने देखा हो जितेंद्र कुमार सिंह, उसने कहा था 1 लाख रुपया। मैंने ये भी फंक्शन में गया, शायद आप लोगों को याद होगा, मैंने कहा यार इसकी रिपेयर के लिए कोई एस्टीमेट बनाओ, 1 लाख बना। केवी प्रिंसिपल को पूछा, मैंने कहा डीसी साहब के पास जाना? हाँ जी हाँ जाऊँगा। मैंने क्या कहा? कहते ये हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए। ये डीसी का आंसर था। मैंने कहा यार अगर मेरे जैसे एमएलए को एक डीसी बोलता है 1 लाख रुपया नहीं देने के लिए, तो इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है मेरा। मैंने दूसरे दिन ही एक्शन को पूछा, बताओ डीसी के कोठी में कितने AC लगे हैं, स्प्लिट लगे हैं? हाँ जी। मैंने कहा कितना पैसा खर्च होगा? मैंने कहा इसकी वाइट वाश कब हुई और दोबारा कब हुई? मैंने कहा मुझे बताओ कि इस साल जो 50 लाख रुपया नॉन फंक्शनल बिल्डिंग किस कहाँ लगाया गया, क्या उसके लिए अप्रूवल है? नहीं है। मैंने एक केस बनाया, भेजा उधर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कमेटी को। तो फिर डीसी साहब आप, मैं खुद नहीं था, इनको पूछिए कहाँ किसके पास नहीं गए, सब मेंबरों के पास, वो भी डरते हैं। मैंने कहा मैं तो केस नहीं वापस लूँगा। तो इनकी किस्मत रही कि मैं दोबारा एमएलए नहीं बना, लेकिन इनका CPO घर में आया, जनाब कहाँ पैसे चाहिए? मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए मुझे। तो फिर खुद ही 1 लाख रुपया KB के लिए चला गया। 2-3 क्वार्टर थे, शिशु पाली आप इधर ये बैठे होंगे, जो टीचर थे, तो इनका भी मैंने लिखा था, उसके लिए पैसे। एक और क्वार्टर था, उसके लिए, सबके लिए पैसे लिए हो गए। तो नहीं कहते 1 लाख रुपया नहीं है, तो इसलिए नॉलेज चाहिए। आज जो मैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर बिल्डिंग की बात कर रहा था ना, खरोट और उसकी, इन्होंने क्या किया था, पैसा डाइवर्ट करते थे। कठुआ का पैसा पुलिस में लगता था। तो मैंने इनका हिसाब किया कि यार ये बिल्डिंग एक कमरे में चल रही है, ये क्या चक्कर है? मैंने पूरी कैलकुलेशन कर ली। मैंने कमिश्नर को बोला कि मुझे बताइए किस ऑर्डर के तहत आपके डायरेक्टर ने पैसे जो हैं इसके हेल्थ सेक्टर के डाइवर्ट कर दिए टू अदर डिस्ट्रिक्ट, जो उसके पास पावर ही नहीं है। क्योंकि जो सीलिंग लगती है वो तो कैबिनेट लगाती है कि इस डिस्ट्रिक्ट की सीलिंग कितनी है, कितना पैसा इसको हेल्थ सेक्टर में दूसरे में दिया जाए, वो पैसा यहीं लग सकता है। अगर रीअप्रोप्रिएशन भी करनी है तो इस डिस्ट्रिक्ट में वो वहाँ लगाया। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उस साल हेल्थ सेक्टर में 2 ही PHC सैंक्शन हुई, और दोनों मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक खरोट में, एक बरवाल में। और जब लाल सिंह जी हेल्थ मिनिस्टर बने तो उन्होंने कापी मुझसे मांगी थी एक्शन ने, किसी और चक्कर में। तो उनका क्या कमेंट था, मुझे उस सेक्शन ने बताया, कहता है यार मैं हैरान हूँ कि ये इंडिपेंडेंट MLA और इसको पूरी स्टेट का जो मतलब बजट था इन्होंने डाइवर्ट करके तो इधर ही दे दिया। तो बात यह है कि अगर मैं बहुत दिमाग नहीं लगाता तो जोर लगाता रहता, हमारे दे दो पैसे, मीडिया में आके जनाब इंजस्टिस हो गया, मैं बोला ही नहीं। आज मैं जो बैंक की बात कर रहा था, किसी आदमी ने, अभी बहुत बड़ा स्कैंडल है, वो कैसे हुआ क्या है वो अभी मैं उसको काम ही कर रहा हूँ। ये तो इलेक्शन की वजह से मुझे थोड़ा सा ओपन करना पड़ा, अदरवाइज मैं किसी को बताता ही नहीं। क्या किया, पॉपुलेशन ही चेंज कर दी, काट दी, कहीं बैंक और बना दिया है, वो भी नॉर्थ में नहीं आता। अब मैं नाम नहीं लेता, शायद आप समझ भी गए होंगे। वो उतनी पॉपुलेशन कम कर दी। मैं देखो बात नहीं रहा, बात क्या है। अब मैंने पूरी स्टडी की, जब देखा भाई उधर आ गया बैंक बना हुआ है जिंग रोड में। मैंने कहा बैंक बना हुआ है जिंग रोड में, फिर पॉपुलेशन भी कम हो गई। आज ही मैं आपको DO लेटर पर मैंने चेयरमैन को लिखा, मैं आपके खिलाफ क्रिमिनल केस करूँगा।
इसलिए कि आपने मुझे बताइए कि आपने पॉपुलेशन कैसे कम कर दी है, आप मुझे बताइए कि आपने बैंकिंग कैसे लिखा है। भाई इज इट नॉट ए क्रिमिनल केस? 10 दिन के बाद लेटर आ गया, नहीं जनाब गलती हो गई, हम रिग्रेट करते हैं, हमने अपनी साइड पे ये सब ठीक कर दिया है, अब ये अनबैंक्ड है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हमने इसको रेफ़र कर दिया कि यहाँ ब्रांच खुलेगी। तो कहने का मतलब कि दम चाहिए ना। अब ये जो गांव की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ये कहते हैं बड़े सीनियर लीडर हैं, तो ये बताइए कि यहाँ कितने बोले। राजीव जसरोटिया ये आज क्लेम करते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी यहाँ लेके हमारे गांव में आए, उस वक्त भी इन्होंने जब आए इनकी कंप्लेन चल रही थी, तो कहते हैं जनाब, उन्होंने पूछा जनाब स्टे लगाओगे, डीसी साहब बोलते हैं काम करना नहीं है, डीसी को पूछने वाला कोई नहीं है, स्टे लगाओ। भाई मुझे बताइए, आज तक मैं चैलेंज करता हूँ पूरे डिपार्टमेंट को कि बताइए वो कौन सा स्टे ऑर्डर था, कोई नहीं, बस प्रोपेगेंडा। अब उनको ये था कि हमने इतने बोल्डर डालने हैं, तो उन्होंने अच्छा कौन उठा सकता है। लेकिन जब कलम की मार जो है वो चली, मैंने इनको कहा ये हमारे लोग घबरा गए, जनाब क्या हो सकता, मिनिस्टर भी जुड़ा हुआ है। अब मिनिस्टर भी जुड़ा, नीम अख्तर बड़े ईमानदार अपने आप को समझते थे, अफसरों ने क्या बोला उनको, वहाँ भी तो लोग CID के खड़े थे। जनाब ये तो पॉलिटिकल गेम है। भाई मैं कौन सी पॉलिटिकल गेम खेल रहा हूँ, आप चोर बाजारी करो तो वो पॉलिटिकल गेम होगी। उसने कहा कुछ नहीं हो सकता, जब स्क्रीन लगा था फिर तो नहीं बचाया नीम अख्तर ने, ये सरपंच साहब तो नहीं उस ठेकेदार को बचा सके, वो बचा इसलिए कि उसमें बहुत से एम्प्लॉई इन्वॉल्व थे, नहीं तो FIR जो थी वो लगनी थी इस पर भी, दोबारा तो नहीं ठेके लिए जल्दी। अलर्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं लोगों को यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप इंसाफ कीजिए। सत्य और असत्य की लड़ाई जो है वो चलती ही रहती है। अगर हम इंसाफ चाहते हैं तो आपको भी इंसाफ पर चलना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं कि जो 12 उम्मीदवार हैं वो कौन तजर्बेकार है, कौन ठीक ढंग से सब्सिडी दे सकता है, और उन्होंने पिछले 20-25 सालों में उनकी सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन रही है, चाहे कोई सरपंच रहा है तो उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है, अगर कोई और किसी फील्ड में अगर कोई आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसका कोई सोशल बैकग्राउंड रही होगी लोगों की सेवा करने की। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आपको याद होगा कि जिन दोनों एडिशनल DC था, तो आपने एक दफ़ा मुझे क्वेश्चन किया था कि भाई आप इतना काम करते हो कि आपने इलेक्शन लड़ना है, तो मैंने जवाब दिया था, मैंने कहा मैंने भगवान ने जो मुझे कुर्सी दी है, अगर उसने कहा कि भाई 100 दस्तखत करना तो मैंने 1000 कर दिया, जहाँ 200 करना था मैंने 2000 कर दिया। तो इसलिए मुझे कोई हसरत नहीं रहेगी जिस दिन मैं रिटायरमेंट हुआ कि मैंने ये काम करना था छोड़ दिया। मैं ये कहूँगा कि ऊपर वाले ने मुझे 100 कहा था, मैंने 1000 किया, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड आदमी हूँगा। वो सेवा करने के लिए बाहर बाद में वही लोग आते हैं जो अपनी टेन्योर में चोरी करते हैं। जब उनके सामने आदमी खड़ा होता है तो वो उसकी जेबों की तरफ देखते हैं, जब पावर चली जाती है वो सोचते हैं कि हमने ये काम नहीं किया, अब करते हैं तो दुनिया तो पहचानती है। इसलिए ये तो मैटर ऑफ चांस था कि आप लोगों ने मुझे वहाँ से लाकर, मैंने नौकरी ठीक की ना। मैं हर जगह ये बोलता हूँ, चीफ सेक्रेटरी ने पूछा कि आप कैसे जीते, मैंने कहा हमारे साल था पब्लिक सर्वेंट, उसका मतलब है पब्लिक का नौकर। मैं कहा जब मैं कुर्सी पर बैठता मैं सोचता था मैं नौकर हूँ, तो इसलिए मैं काम करता था, ये मेरे मालिक हैं जो हुक्म करते थे मैं कर देता था। फिर लोगों ने सोचा कि ये नौकर तो बढ़िया है, काम भी करता है। मैंने कहा मेरे घर में नौकर जब मुझे बोलूँगा चाय लाओ, पानी लाओ, खाना लाओ, मेरे कपड़े साफ़ करो, तो मैं उसको कभी भी लूज नहीं करूँगा। इसलिए क्योंकि मैं नौकर बना रहा, उन्होंने कहा ये सही नौकर है, इसलिए उन्होंने मुझे और नौकरी दे दी, इसलिए मैं MLA बन गया 1 महीने के बाद। और तो मैंने कोई अपना चुनाव निशान बता दीजिए। मेरा चुनाव निशान जो है टार्च। मैं अपील करूंगा कि टार्च जो है उसके जलने से रोशनी होती है, अगर आप टार्च को दबाओगे तो रोशनी रोशनी हो जाएगी, कम से कम जो अंधेरा है वो खत्म होगा। भाजपा वाले बड़े ह्यूमर्स जो हैं वो फैला रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो उन्होंने पिछली दफ़ा भी 2014 के इलेक्शन में काफ़ी र्यूमर्स आई, काफ़ी बड़े बड़े इनके नेता आए, फिर इन्होंने कहा इनको हम MLC बनाएंगे, इन्होंने बड़ा किया है। तो अब भी इन्होंने वही किया, बड़े बड़े लीडर हंसराजी हंस आ रहे हैं, दूसरे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि भाई ये जो लोग हैं
ये अफवाहें इसलिए अब भी देंगे। अभी भी एक दिन उन्होंने अफवाह के मैं कहीं गया कंपेन के लिए, वहाँ कोई भी आदमी नहीं था। मैंने कहा भाई आप यहाँ इकट्ठे नहीं हुए? कहते जनाब हमें तो किसी ने फ़ोन किया था कि वहाँ उनको हार्ट अटैक हो गया और वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिल हैं। मैंने कहा यार अब मैं आपके ही हॉस्पिटल में दाखिल हूँ, तो लोगों को इकट्ठा कीजिए, मेरा इलाज कीजिए। तो इस किस्म की अफवाहें जो हैं ये और भी फैलाएंगे। मैं सबसे अपील करूँगा कोई भी अफवाह अगर जाते हैं, हमारे कंटेक्ट नंबर हमने आपको जो पैम्फलेट जारी किए हैं उसमें दिए हुए हैं, तो आप उस पर कांटेक्ट करने की कोशिश करें ताकि आप ऐसी र्यूमर से बच कर रहें। और जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए जो 2014 में आई। थैंक यू। तो आपने ये देखा, ये थे हमारे साथ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं डीडीसी के चरणजीत सिंह जी। इनका यही कहना है कि मेरा एक ही मुद्दा है, करप्शन को ख़त्म करना। अब देखना ये है कि लोग इस डीडीसी इलेक्शन में कितना साथ जो है चरणजीत सिंह जी का देते हैं। कठुआ से अलर्ट इंडिया न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।